गुना नाम के गांव में मेघना और सिरिशा रहती थी, जो सहेलियां थी। मेघना उस गांव के एक अमीर आदमी दामोदर की बेटी थी, जबकि सिरिशा दिहाड़ी मजदूर रंगैया की बेटी। जहां मेघना भारी फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी, सिरिशा उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। एक दिन, सिरिशा, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करने में अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी और ससुराल चले जाएंगे और वहां घर का ही तो काम करेंगे। उस वजह से क्या हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? हाँ, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि ससुराल में खुद को कैसे एडजस्ट कर सके। अच्छा, तुम कल एक बार मेरे घर तो आना। एक परिवार मुझे शादी के रिश्ते के लिए देखने आ रहा है। अगले दिन आकाश, जो एक बैंक में काम करता था, अपने परिवार के साथ मेघना को देखने आता है। मेघना का परिवार उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ तरह तरह के खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करता है। वाह मेघना, तुम्हारी परिवार ने सिर्फ रिश्ता देखने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तुम देखना तो कि मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी। पूरे 5 दिन तक चलेगी। हे भगवान, 5 दिन! मेरे जैसे लोग आज जितना खर्चा हुआ है ना, उन पैसों से कुछ दिन तक आराम से रह सकते हैं। और अगर शादी 5 दिनों तक चलेगी तो हम उस पैसे से तो जीवन भर आराम से रह सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इस शादी में कई मेहमानों ने एक ग्रैंड वेन्यू में शिरकत की। दुल्हन को महंगे महंगे गहने पहनाकर सजाया गया था और उनकी शादी बहुत भव्यता से संपन्न हुई। शादी में आए मेहमान शादी के मेयार पर बहुत चक्के थे। सिरिशा, जो सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये परिवार अपनी दौलत के लिए जाना जाता है, क्योंकि शादी में कोई भी किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वे बस शादी में रखी भव्य चीजों की बात कर रहे हैं। हमारी परिवार में शादी से बहुत अलग तरीके से होती है। फिर एक दिन, सिरिशा, मुझे लगता है कि तुमने काफी पढ़ाई कर ली है बिटिया, और अब शादी करने का सही समय है। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं पापा, मैं आपकी पसंद से ही करूंगी। एक विशेष दिन पर सुरेंद्र ने एक लड़का, जो एक परिचारक के रूप में काम कर रहा था, उसे सिरिशा को देखने बुलाया। रंगैया, जो गरीब था, परिवार के लिए 2 कुर्सियों की व्यवस्था करता है और मेहमानों के लिए एक तरह की मिठाई देता है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की तारीख तय हो गई। रंगैया, जो गरीब था, अपने सामने के आंगन को केले के पत्तों से सजाता है और अपने घर पर एक छोटा सा समारोह स्थल आयोजित करता है। दुल्हन को उसके रिश्तेदार एक छोटी टोकरी में समारोह स्थल पर लेकर आते हैं। जैसा कि समारोह की रस्में निभाई गई, रिश्तेदारों ने शादी को ध्यान से देखा और उन्हें स्नेह और देखभाल का आशीर्वाद दिया। इस तरह एक गरीब आदमी की बेटी की शादी की रस्म अदा की गई। जयपुर में एक धनी व्यक्ति सुदर्शन रहता था। आसपास बहुत सारे व्यापारी थे और इसीलिए उसके लिए बहुत अवसर रहते थे। वो अपना सारा पैसा एक कमरे के अंदर नकद में रखता था और उस पर हमेशा ताला लगा के रहता था। उसका राजेंद्र नाम का एक बेटा था, जो एक अमीर बच्चा होने के कारण बहुत घमंडी था। वो बहुत बदमाश था और पिता ने कभी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। उसी गांव में किश्तैया नाम का एक किसान रहता था, जो गरीब था और दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता था। थोड़ी सी आमदनी से वो अपने बेटे हरीश को पढ़ा लिखा रहा था। हरीश एक बहुत ही मेहनती और होनहार बच्चा था, जो दिए की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता था। जैसे ही किश्तिया उसके स्कूल के शिक्षक को देखता, सर, क्या मेरा बच्चा रोज स्कूल आता है? हाँ हाँ, वो पढ़ाई भी करता है और खूब मेहनत भी। उसे अच्छे अंक भी मिलते हैं, लेकिन उसे और मेहनत करनी चाहिए। शिक्षक की बात सुनकर किश्तिया को अपने बेटे पर गर्व होता और जब वो घर लौटता तो हमेशा हरीश को पढ़ते हुए देखता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, एक दिन, बच्चों, क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन है? हाँ बताओ, कौन बताएगा? क्यों सर, आप नहीं जानते क्या कि कल कौन सा दिन है? उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंस दिए। हरीश फिर उठा और बताया कि कल फादर्स डे है। गुड हरीश, इसका मतलब है कि आप सभी को अपने पिता को कल धन्यवाद देना है। ये दिन उसी तरह मनाया जाता है जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तुम उन्हें कुछ अच्छा उपहार भी दे सकते हो। अब सब अपने पिता के बारे में बात करो। इधर आकर कौन आएगा सबसे पहले?
मेरे पिता बहुत अमीर आदमी हैं, जिनके पास पैसे से भरा एक कमरा है और वो बहुत सारा सोना पहनते हैं। राजेश के अपने पिता के बारे में बात करने के तरीके पर बच्चे हंसने लगे। फिर हरीश उठा और अपने पिता के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर सबने तालियां बजाई। आज फादर्स डे है और सुदर्शन का बंगला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। वहाँ हर कोई पार्टी के लिए आता है और दामोदर अपने बेटे के फादर्स डे समारोह की योजना के तरीके से बहुत खुश महसूस करता है। उनका वो शिक्षक भी पार्टी में शामिल होता है। राजेंद्र एक बड़ा केक लाता है जिस पर हैप्पी फादर्स डे लिखा होता है। ये एक अमीर आदमी के बेटे का फादर्स डे है और मैं जानना चाहता हूँ कि हरीश इसे कैसे मना रहा है। शिक्षक फिर हरीश के घर पहुँचता है और देखता है कि घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वो देखता है कि हरीश एक प्लेट पर गाजर और खीरे के कुछ टुकड़े एक बन के बीच में रखा है। बन के बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती है। बेटा, तुम इस सब के लिए क्यों परेशान हुए? आज फादर्स डे है पापा, और शिक्षक ने हमें इसे अपने घरों में अपने तरीके से मनाने के लिए कहा। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मैंने जो कर सकता था वो किया। हरीश फिर उस बन को अपने पापा से कटवाता है और उसे खिलाता है। किश्तिया भी उसे एक टुकड़ा खिलाता है। पिता साक्षात मंदिर है, जब तक जीवित हूँ मैं इस मंदिर की रक्षा करूँगा। ये कहकर हरीश अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है और उनका आशीर्वाद लेता है। किश्तिया ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गले लगाया। शिक्षक ने बाहर खड़े होकर ये सब देखा और शांत मन से वहाँ से चला गया। विधवा माँ की कठिनाइयाँ। सुल्तानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुभद्रा के साथ उसका बेटा मधु रहता था। मधु की नौकरी थी और अपनी माँ की भली भांति देखभाल कर रहा था। एक दिन मधु अपने साथ काम करने वाली एक लड़की सोनिया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। सुभद्रा खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं। सोनिया, तुम अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं चलना? मुझे आज बहुत कमजोरी लग रही है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। चलो तो अस्पताल लेकर चलूं तुम्हें। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाम को तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तुमने तो। क्या कह रही हो सोनिया डार्लिंग? क्या ये सच है कि कुछ ही महीनों में हमारा बच्चा आने वाला है? ओहो सोनिया, आई लव यू सो मच। आज मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी सुभद्रा बाहर आती है। बधाई हो तुम दोनों को। मैं बहू के गर्भवती होने पर बहुत खुश हूँ, लेकिन याद रखो कि बच्चे होने के बाद परिवार का खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए ऑफिस जाओ। वो अपनी माँ की बात नकार नहीं सका और चला गया। सोनिया घर पर रहकर आराम करती है और मधु इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसे सारी चीजें मिले। 9 महीने के बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मधु खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर घर आता है, लेकिन विधि का विधान कि एक दिन मधु की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। सोनिया तड़प उठती है। किसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अरे अभागन औरत, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा, वरना इनके सामने होने से मैं भी मर जाऊंगी। जन्म लेते ही अपने बाप को खा गए। मैं इन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जा लेकर इन्हें। आप इन मासूम बच्चे को इतनी कठोर बातें क्यों कह रही हैं? अगर आज अचानक आप हमें घर से निकल जाने के लिए कहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? जब तक आपके बेटे जीवित थे, क्या मैं बस तभी तक थी आपकी बहू? ये आप ही के तो है। तुम जाती हो या मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर निकालूं? सोनिया ने बहुत असहाय महसूस किया और वो और नहीं समझा सकी और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर निकल गई। रात हो चुकी थी। उसने बस स्टॉप के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में आश्रय लिया। उसे भूख लगती है और वो सोचती है कि वो कुछ खाएगी तभी अपने बच्चों को दूध पिला सकेगी। मजबूरन वो सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगने लगती है, जिसके लिए कुछ लोग उसे पैसे देते हैं और कुछ उसको जलील करके चले जाते हैं। पैसे लेकर वो पास के एक होटल में जाती है और एक गिलास उबला हुआ दूध लेकर आती है। अपने बच्चों को दूध पिलाती है और वे सो जाते हैं। वो अपनी और अपने बच्चों की हालत पर आंसू बहाती है। वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भीख मांगती रहती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और एक दिन जब वो काम के लिए निकलती है, कुछ दूरी पर उसकी सास सुभद्रा अचानक बेहोश हो जाती है। उसके दोनों बच्चे होश में लाने के लिए सुभद्रा पर पानी छिड़कते हैं। जब वो होश में आती है तो उसे आश्चर्य होता है कि उनके चेहरे उसके बेटे से मिल रहे हैं। तुम दोनों की शक्ल मेरे बेटे से मिल रही है।
हम आपके बेटे जैसे नहीं, अपनी माँ के जैसे दिखते हैं। हमारे कोई पापा नहीं। जब हम पैदा हुए कुछ समय बाद वो मर गए। देखो वो रही हमारी माँ। सुभद्रा उस ओर देखती है और सोनिया को सड़क पर भीख मांगते पाती है। उसे खुद पर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो सोनिया, अपने दुख में खोकर मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। जिनके लिए मैंने सोचा था कि मुझे भी मार डालेंगे, उन बच्चों ने आज मेरी जान बचाई है। सोनिया को अपनी सास की बात सुनकर तसल्ली होती है और वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर लौट जाती है।